हेलो दोस्तों, मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आरपी कंसल्टेंट्स में। आज हमने स्टार्ट किया है पेरोल की सीरीज, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पेरोल स्टार्टिंग से एडवांस लेवल तक कैसे फॉलो करते हैं इन कंपनी में, क्या क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती हैं, कैसे कैसे सैलरी के जितने भी हेड्स है, जितने मोनूमेंट्स है उनको ड्राइव करते हैं, क्या उनकी डिडक्शन रहने वाली हैं, और कंप्लाइंस पार्ट क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है और रियल प्रैक्टिकल पार्ट जो कंपनीज में फॉलो करते हैं हम, एक्चुअल में प्रैक्टिकल कैसा होता है, वो सभी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो आगे आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आज लिया है आपके लिए एक बेसिक पेरोल की क्लास, जिसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक सैलरी के बारे में बताऊंगा, सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, और किस क्या क्या डिडक्शंस होती है उसके बारे में बताऊंगा, और एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि सैलरी पोस्ट एक कॉस्ट शीट एक सैलरी शीट कैसी दिखाई देती है। ठीक है। तो जो मेरा भाई एचआर की प्रैक्टिस एचआर में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो उसके लिए ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस क्लासेस कोई भी मिस ना हो। तो आज का रहने वाला है हमारा क्या, सैलरी स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि इंडिया में किस टाइप का सैलरी स्ट्रक्चर कंपनी में फॉलो होता है। उसके रिगार्डिंग आज का कंटेंट हमारा है कि सैलरी क्या होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, क्या क्या डिडक्शंस होती है सैलरी की, सेशनल डिडक्शन, और फाइनल में आपका एग्जांपल रहेगा ये कि सैलरी कैलकुलेशन शीट कैसी दिखाई देती है। तो स्टार्ट करते हैं सैलरी सैलरी से, कि सैलरी क्या होती है। देखिए, इम्प्लॉइज जो होते हैं वो अपनी जब सर्विस इम्प्लॉयर को देते हैं, तो इम्प्लॉयर उस सर्विस के रिटर्न में इम्प्लॉय को बेनिफिट देता है, किस किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म में देता है और नॉन मॉनेटरी टर्म में देता है। ठीक है। मॉनेटरी टर्म का डायरेक्ट जो लिंक हो जाता है वो पेमेंट से हो जाता है। ठीक है, पैसे से हो जाता है, और नॉन मॉनेटरी का मतलब हो जाता है कि कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इम्प्लॉयर। तो ये दोनों चीजें प्रोवाइड करवाता है इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को। क्यों प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि इम्प्लॉय जो है वो इम्प्लॉय को अपनी सर्विस देता है काम करके। ठीक है। तो पेमेंट जो है वो दोनों में होती है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होती है। मॉनेटरी में कौन कौन सी पेमेंट, जैसे बेसिक होता है, उसको बोनस दिया जाता है, उसको कमीशन दिया जाता है, उसको अलग अलग अलाउंस दिए जाते हैं। और नॉन मॉनेटरी के माध्यम से एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय क्या प्रोवाइड करवाता है, हाउसिंग अकोमोडेंस प्रोवाइड करवाता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, कैश फैसिलिटी देता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अदर बेनिफिट जैसे मील होगा, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाता है। तो अभी क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि हम सैलरी ब्रेकअप को क्यों बनाते हैं और क्या सैलरी ब्रेकअप होता है। तो सैलरी ब्रेकअप रेफर करता है सैलरी को डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, सेपरेट आइटम्स में, सेपरेट कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, उसी को हम सैलरी ब्रेकअप। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों आई, क्यों क्यों ना हम डायरेक्ट इसको ब्रेक किए बिना हम डायरेक्ट जो अमाउंट लमसम अमाउंट है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को पे कर दे। ये बेटर रहता, वर्किंग नहीं करनी पड़ती, टाइम बचता, कॉस्ट बचती कंपनी की। क्यों क्यों इस सैलरी ब्रेकअप की जरूरत पड़ी, क्यों ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ी। तो इसका सबसे मेन मोटिव था कि एक वेल सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड, मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने में। साथ ही साथ एम्प्लॉय को टैक्स की लायबिलिटी से बचाता है, क्योंकि अंडर 80 यू की डिडक्शन के अंदर एम्प्लॉय को काफी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। जिसके दौरान एम्प्लॉय जो है वो सैलरी में 80 यू के अंडर काफी बेनिफिट्स जो टैक्स रिबेट्स है वो लेता है, और उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स की यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा यही रहने वाला है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या, एक्चुअल में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। लम्स अमाउंट की बजाय हमने सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सैलरी को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहला पार्ट जो आ जाता है वो हमारा जाता है इम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आ जाती है।
देन हमारा अगला पार्ट रहता है कि हम सैलरी ब्रेकअप में एम्प्लॉय का फिक्स पार्ट डिसाइड करते हैं। उसके बाद उस फिक्स पार्ट से एम्प्लॉय का क्या निकलता है, अर्निंग पार्ट निकाला जाता है। अर्निंग पार्ट निकालने के बाद कुछ डिडक्शंस होती है, जो जिसको हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोल देते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोल देते हैं, वो जाती है। और फिर अर्निंग पार्ट में से जब ये डिडक्शंस लेस होती है, देन उसके बाद बनता है हमारा नेट टेक होम, जो एम्प्लॉय को डायरेक्ट पैसे की टर्म में अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ऐसे हम सैलरी के पार्ट में सैलरी को 5 भागों में डिवाइड करते हैं और सैलरी ब्रेकअप बनाते हैं। सो पहला हमारा रहेगा एक्चुअल पार्ट क्या होता है। एक्चुअल पार्ट में हम किन किन मोनूमेंट्स को ऐड करते हैं। सो एक्चुअल पार्ट में हमारा रहता है बेसिक रहता है, डीए रहता है, अलाउंसेस रहते हैं, एचआरए रहता है। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्री किट्स होते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअल पार्ट क्या होता है। एक्चुअल पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि एक एम्प्लॉय है, वो 30 दिन काम करेगा से कंपनी में। ठीक है, एक एम्प्लॉयर के लिए एक एम्प्लॉय 30 दिन काम करेगी, 30 दिन का महीना होता है। एम्प्लॉयर ने डिसाइड कर दिया, अगर वो 30 दिन काम करेगा तो मैं उसको 30,000 रुपए दूंगा महीने के। ठीक है, अगर एम्प्लॉय 30 दिन काम करेगा तो 30,000 रुपए दूंगा। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ मजबूरियों के तहत उसको कुछ नहीं आना पड़ा कंपनी में, और उसके तहत वो सिर्फ 20 दिन ही काम कर पाया कंपनी। तो 20 दिन काम के क्या एम्प्लॉयर उसको पूरे 30,000 रुपए देगा? देगा? नहीं देगा ना। क्यों देगा? क्योंकि उसने सिर्फ 20 दिन काम किया है। तो अब बात आती है कि अब मैं एम्प्लॉय को कितना पैसा दूं, कैसे निकालूं। तब एम्प्लॉयर अपना सैलरी ब्रेकअप बनाता है और फिक्स पार्ट को अर्निंग पार्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे? कि पहले 30,000 को डिवाइड करेगा 30 दिन से, एक दिन का पैसा निकल जाएगा। ठीक है, एक दिन का पैसा निकल जाएगा, देन उसको मल्टीप्लाई कर देगा किससे, 20 से। ठीक है, तो ये जो पार्ट आने वाला है वो आ जाएगा उसका अर्निंग पार्ट। ऐसे हम एक्चुअल को एक्चुअल से अर्निंग पार्ट निकालते हैं, जिसको हम ग्रोस बोलते हैं। और ग्रोस से कुछ डिडक्शन है जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी, सोशल डिडक्शन, उसको हम लेस करके हमारा क्या पार्ट निकलता है, नेट टेक होम निकलता है। आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोशल डिडक्शन क्या होती है। सोशल डिडक्शन में हम मेनली 4 टाइप की डिडक्शन को हम लेते हैं। ठीक है, एक तो पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी हो गया, इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलडब्ल्यूएफ हो गया, लेबर वेलफेयर फंड, पीटी हो गया, प्रोफेशनल टैक्स। दोस्तों अभी सिर्फ मैं आपको एक प्रकार से एक आइडिया दे रहा हूँ कि सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, सिर्फ एक बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट, बेसिक पार्ट। आगे चल के मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि एक्चुअल पार्ट को हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे हम सैलरी ब्रेकअप बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स को साइट पे गवर्नमेंट जो है वो ब्रेकअप्स को अपडेट करती रहती है। ठीक है, उसके जरिए हम एम्प्लॉय की स्किल को, एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज, इंडस्ट्री स्टेज के अकॉर्डिंग हम सैलरी ब्रेकअप बनाते हैं, कैसे हम अर्निंग पर बनाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल जो रियल कॉर्पोरेट लाइफ में हम प्रैक्टिस में लाते हैं वो सारा बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ये हमने देख तो लिया कि एक्चुअल पार्ट में ये मोनूमेंट होते हैं, अर्निंग पार्ट में ये होते हैं, लेकिन ये होते क्या है। बेसिक क्या होता है हमारा, एचआरए क्या होता है हमारा, अदर अलाउंस क्या होता है हमारा। सो बेसिक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस एक्ट को लॉन्च करके एक बेसिक डिसाइड किया, जो कि स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है इम्प्लॉय की क्या डेजिग्नेशन है, इम्प्लॉय की क्या स्किल है, कौन स्किल कैटेगरी में इम्प्लॉय लाई कर रहा है, इंडस्ट्री क्या है, स्टेट क्या है। उसके बिहाफ पे उन्होंने बेसिक मिनिमम वेज को डिसाइड कर दिया, जिसको हम मिनिमम वेज भी बोलते हैं और बेसिक बोलते हैं। वहां से हम बेसिक निकालते हैं। देन बेसिक से निकाला जाता है क्या, एचआरए। एचआरए जो है वो दो टाइप्स निकाला जाता है। ठीक है, एक तो मेट्रो सिटीज के लिए हो गया, एक तो हमारा किसके लिए हो गया, मेट्रो सिटीज के लिए हो गया, एक हो गया नॉन मेट्रो सिटीज के लिए हो गया। मेट्रो सिटी में जो बेसिक है उसका 50% जो बनेगा वो एचआरए होगा।
नॉन मेट्रो सिटी में बेसिक का 40% जो रहेगा वो एचआरए रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि बेसिक हमारा कितना था, 1000 रुपए, तो मेट्रो सिटीज में एचआरए कितना हो जाएगा, 1000 का 50% 500 रुपए, और नॉन मेट्रो सिटी में क्या हो जाएगा, 1000 का 40% 400 रुपए। ऐसे हम एचआरए को ड्राइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एचआरए के अलावा कुछ अदर अलाउंसेस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया कि किस सिटी में जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है उसके अकॉर्डिंग कुछ अलाउंस दे दिया, यूनिफॉर्म अलाउंस दे दिया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की उनको भी अलग अलग हेड्स में हम रखते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, पीएफ पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उनका टैक्सेशन पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाती है। फ्री रेंट अकोमोडेशन देख के प्रोवाइड करवाती है, इंश्योरेंस प्रीमियम देख के प्रोवाइड करवाती है, फ्रिंज बेनिफिट्स देखिए, फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवा दिया एम्प्लॉय को, फूड प्रोवाइड करवा दिया, मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड करवा दिए, कैब फैसिलिटी दे दी एम्प्लॉयज को, कुछ अपनी कंपनी के शेयर उनको अलॉट कर दिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बेनिफिट्स है कंपनी नॉन मॉनेटरी टर्म के रूप में एम्प्लॉय को देती है। नेक्स्ट पार्ट रहता है कि हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन की बात कर रहे थे कि एक्चुअल हमने एक्चुअल से अर्निंग निकाल लिया, पार्ट्स देख लिए, देन उसके बाद कुछ डिडक्शंस है जो हमें अर्निंग से करके नेट टेक होम निकालनी होती है। ठीक है, तो वो डिडक्शंस क्या क्या होती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में क्या क्या आते हैं, क्या होती है ये। तो पहला आता है हमारा ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये हमारे होते हैं सोशल सोशल सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लॉइज की बेटरमेंट के लिए इन एक्ट को बनाया है कि इम्प्लॉइज को ना सिर्फ सर्विस के दौरान बल्कि सर्विस के बाद भी पेंशन के रूप में कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएं, और वो पैसा किसके थ्रू मिलेगा, ईपीएफ के थ्रू मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, जब इम्प्लॉय कुछ परसेंट 12% हर महीने अपना कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ में। ठीक है, देन उसके बाद ही उसको पेंशन के लिए वो अलाउ होगा। तो ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ये एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू चलाई गई बेनिफिट स्कीम है, जिसमें इम्प्लॉय इस ईपीएफ अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूट करता है कुछ पैसा, और कुछ पैसा एम्प्लॉय उसमें ऐड करता है, और दोनों मिला के एम्प्लॉय को पेंशन के रूप में मिलते हैं एम्प्लॉय को। देन उसके बाद आता है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम करने वाले एम्प्लॉय की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फ्री हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए कि इसमें एम्प्लॉय का 0.75% कंट्रीब्यूशन जाता है, साथ में एम्प्लॉयर देता है 3.25 कंट्रीब्यूशन, और दोनों मिलकर 4% जो कंट्रीब्यूट होता है ईएसआईसी में, उसके थ्रू इन फ्यूचर अगर एम्प्लॉय किसी बीमारी से डेथ होता है, कुछ डिसेबिलिटी होती है, कुछ सिकनेस होता है, उसके तहत वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज यहाँ पे करवा सकता है एम्प्लॉय। तो ये डिडक्शन हो गई, एक ईपीएफ डिडक्शन हो गई। दूसरा आता है एलडब्ल्यूएफ, एनपीटी। देखो ये अदर डिडक्शन होगी, ये तो कंपलसरी है, ईपीएफ और ईएसआईसी ये कंपलसरी है, हर स्टेट के लिए कंपलसरी है, लेकिन एलडब्ल्यूएफ और पीटी ये जो दो डिडक्शन है ये सभी स्टेट में कंपलसरी नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती रहती है। कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है कि एलडब्ल्यूएफ कटेगा, कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है कि एलडब्ल्यूएफ कटेगा। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किन किन स्टेट में एलडब्ल्यूएफ कट रहा है, कितना परसेंट कट रहा है, और कैसे हमें उनको निकालना है। ठीक है, अभी के लिए एलडब्ल्यूएफ क्या होता है, देखो एलडब्ल्यूएफ होता है लेबर वेलफेयर फंड, नाम से समझ में आ रहा है कि लेबर के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को चलाया गया है। इसके तहत एम्प्लॉय को बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, उसको अदर
बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लेबर को साइकिल मिलती है, इसके तहत वो साइकिल ले सकता है कुछ टर्म की सर्विस के बाद। ठीक है, ये होता है LWF। देन आता है पीटी। देखो पीटी का कहीं कोई यूज नहीं है कोई भी। ठीक है, पीटी कुछ कुछ स्टेट में, जैसे LWF किधर है, कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। पीटी प्रोफेशनल टैक्स है, मतलब हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर लगने वाला टैक्स ही पीटी कहलाता है। कि हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, सरकार हमसे काम करने, उस स्टेट में काम करने पर टैक्स लगा रही है, पैसा वसूल कर रही है, अपनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर टैक्स वसूल कर रही है, उसको बोलते हैं पीटी। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बस हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए ये पीटी हमसे लिया जा रहा है। कुछ स्टेट में एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में नहीं है। इसकी कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है कि 2500 से ऊपर पीटी नहीं कटेगा। डिपेंड डिपेंड करता रहता है कि स्टेट में 200 कटता है, किसी में 150, किसी में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी स्टैट्यूटरी डिडक्शन। अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है आपको कि क्या फिक्स पार्ट होता है, क्या एक्चुअल पार्ट होता है, सैलरी ब्रेकअप कैसा दिखता है। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक पार्ट है। आगे चल के मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि पीटी कैसे निकालते हैं, ईएसआईसी कैसे निकालते हैं, ईपीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन होने वाली है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक सैलरी कैलकुलेशन शीट का एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि कैसे वो सैलरी कैलकुलेशन शीट दिखती है। तो ये हमारी एक सैलरी कैलकुलेशन शीट है, जिसमें पहला पार्ट हमारा एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आ जाती है। ठीक है, डेजिग्नेशन इंक्लूड हो गई। फिर ये मंथ में फिक्स डेज कितने हैं, और उसमें वो महीने में कितने दिन आया वो हो जाता है। देन ये हमारा होता है एक्चुअल पार्ट। एक्चुअल पार्ट, ये हमारा एक्चुअल पार्ट है जो डिसाइड कर दिया कि महीने में 30 से 30 एम्प्लॉय आएगा, तो ये उसका एक्चुअल पार्ट होने वाला है, ये इसकी एक्चुअल ग्रोथ होने वाली है। और वो कितने दिन आया, पेड डेज कितने दिन आया, उसके ब्याज पे ये अर्निंग पार्ट निकलेगा कि फिक्स बेसिक ये था 31 दिन के लिए। अगर वो 31 दिन आएगा तो इतना मिलेगा, अगर 22 दिन आएगा तो उसको इतना मिलेगा, अर्निंग पार्ट। ठीक है, ऐसे ये अर्निंग पार्ट के मोनूमेंट डिसाइड हुए। इन सब का सम हो गया टोटल अर्निंग ग्रोथ। देन उसके बाद ये स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हो गई। ठीक है, कि पीएफ कितना कटा, ईएसआईसी की डिडक्शन कितनी होगी, एलडब्ल्यू कितनी होगी, इन तीनों को लेस कर देंगे टोटल अर्निंग ग्रोथ से, तो हमारा निकल जाएगा नेट पे। मतलब ये पैसा एम्प्लॉय को अकाउंट के जरिए मिलेगा, डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा। तो ये दोस्तों एक बिल्कुल लो लेवल का एग्जांपल है, बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो टाइप का एग्जांपल है कि ऐसी एक रहने वाली हमारी सैलरी शीट। आगे मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में सैलरी शीट को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, सब चीजें हम लेने वाले हैं, बिल्कुल पेरोल को हम जीरो से 100 लेवल पे सीखने वाले हैं। देन ना सिर्फ पेरोल, आगे चल के हम पेरोल से मूव करेंगे कंप्लाइंस में। कंप्लाइंस की भी मैं पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूँ कि कंप्लाइंस क्या क्या कंप्लाइंसेस फॉलो होती है हमारी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज में। ठीक है, सो आज के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद, बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू।